আচ্ছা, আজকে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের, আমাদের অল প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের যে প্রেস কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে মহিমা সিং, আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেসের স্পোক্স পারসন এবং এআইসিসির কোঅর্ডিনেটর। ওনার এখানে মূলত আসার কারণ আপনারা জানেন যে 2014 সাল থেকে বিজেপি রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী অর্থাৎ গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে কালিমা লিপ্ত করার জন্য কখনো সিবিআই, কখনো ইডি, কখনো বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে হেনস্থা করার যে চক্রান্ত শুরু হয়েছে। হেরাল্ড পত্রিকা একটু আগে বলেছিলাম এটা কংগ্রেস আমলে জওহরলাল নেহেরু এই পত্রিকাকে তৈরি করেছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। 1937 এই ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার জন্ম হয়েছিল। তারপর থেকে এই ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে পেপারটি আজ অব্দি চলছে। এখানে বিজেপি সরকার রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধীর মতো একজন जय हिंद। मंच पर मेरे साथ सिलीगुड़ी के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शंकर मालाकार जी, जनरल सेक्रेटरी डीसीसी जीवन मजुमदार जी, प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस तपन पाइन जी, राजेश यादव जी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट ही हैं, मुस्लिउद्दीन अली अहमद जी चेयरमैन माइनॉरिटी सेल और विश्वजीत सरकार। आप सभी मीडिया के साथी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं इस बहुत ही अहम मुद्दे को कवर करने के लिए, उस पर गौर करने के लिए, और ताकि उस पर अहम चर्चाएं हमारे समाज में हो सके, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अपना वक्तव्य और भूमिका हिंदी में रखूंगी। यदि कोई अंग्रेजी में बाइट देना चाहे तो उसको हम बाद में अलग से कर देंगे। तो दोस्तों, बात 1937 की है। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, सब जानते हैं। वो दौर था आजादी से पहले का दौर। स्वतंत्रता संग्राम अभी चल ही रहा था और अपने चरम की ओर था। एक सदी से ऊपर बीत चुकी थी। अंग्रेजों की प्रताड़नाएं बढ़ती जा रही थी। कूट डालो और राज करो कि जो उनकी कूटनीति थी उसने भारत को पहले बिखेरते हुए धीरे धीरे एक कर दिया और जोड़ दिया। जैसे जैसे कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम ने, कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए जैसे जैसे उसको अपने अंजाम की तरफ ले जाना शुरू किया, जब देश के अंदर सारे समाचार पत्र जो थे वो अंग्रेजी में चलते और अंग्रेजों के जो मुखबिर थे, जो अंग्रेजों के अखबार थे, अंग्रेजों के ही तमाम जो थे खबर फैलाने के, या यूं कहा जाए अफवाह फैलाने के और फूट डालने के, वो पूरे देश के अंदर छाए थे। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और रफी अहमद जी जैसे न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर के एक मुहिम छेड़ी और ये कहा कि हम भारतीयों को हमारी खबरें और हमारे लोग क्या कर रहे हैं वो हमारी भाषा में जानना चाहिए। और ऐसे में 3 अखबार शुरू किए गए, नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से इन अखबारों को शुरू किया गया। आपको याद होगा 2002 में जब गोधरा कांड हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने एक न्यूज चैनल को बाइट देते हुए उस समय कहा था कि उनसे पूछा गया, बीबीसी ने पूछा कि आप क्या बेहतर करते, तो उन्होंने कहा मैं इसमें ये बेहतर कर सकता था कि मैं मीडिया को जरा बेहतर मैनेज कर सकता था। तो देखा जाए तो 1937 से पहले अंग्रेज भी हमारे देश के अंदर यही कर रहे थे कि मीडिया को बड़ी तरतीब से मैनेज कर रहे थे।
लेकिन ऐसे में नेशनल हेराल्ड आया, नवजीवन आया, कौमी आवाज आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, पटेल और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी और उस समय का नेतृत्व था, उन सब के मार्गदर्शन में इन अखबारों ने तहलका मचा दिया। और इतना तहलका मचा दिया कि 1942 के अंदर अंग्रेजों को इस अखबार पर, इस मुहिम के ऊपर प्रतिबंध लगाना था। प्रतिबंध ऐसा लगा कि 1942 से लेकर 1945 तक वो प्रतिबंध लगा रहा और तब जाके वो प्रतिबंध हटा। ये जो अखबार थे ये किसके द्वारा शुरू किए गए थे? एक संस्था बनाई गई, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एजेएल के नाम से, जो आजकल सुर्खियों में भी छाई हुई है। और उसी के संदर्भ में बात करने के लिए, उसी के बारे में बात करने के लिए आज मैं आपके बीच में हूँ। पर उससे पहले आप उस बात पर ये भूमिका जानना बहुत जरूरी है कि जो एजेएल संस्था उस समय बनाई गई, इसके नाम में बहुत सारे जगहों पर प्रॉपर्टीज थी, अचल संपत्तियां थी। दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, लखनऊ, पटना और इंदौर में अचल संपत्तियां थी और आज भी हैं। लेकिन इन सब अचल संपत्तियों में से एक ही संपत्ति सिर्फ फ्री होल्ड संपत्ति थी, यानी एक ऐसी संपत्ति जिसको बेचा जा सकता था, वो लखनऊ के अंदर मौजूद है। उसके अलावा जो सारी संपत्तियां हैं जो आज भी एजेएल के नाम में खड़ी हैं, वो सारी संपत्तियां इसलिए आवंटित की गई थी, इस शर्त पे आवंटित की गई थी कि वहां से सिर्फ और सिर्फ इन अखबारों को चलाने का काम किया जाएगा। उसके अलावा उन संपत्तियों से कोई ना मुनाफा ले सकेगा ना दे सकेगा। अब देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि ये तो थी अंग्रेजों के दौर की बात। अंग्रेजों के दौर में प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन आज जिसको हमारे प्रधानमंत्री अमृतकाल कहते हैं, उस अमृतकाल में आखिर क्या हो रहा है? उस अमृतकाल के अंदर झूठ फैलाया जा रहा है, तो सत्य बनाम मिथ्या की एक लड़ाई छिड़ गई। और उस सत्य मिथ्याओं का खंडन करके उस सत्य को आज आपके सामने रखने का काम हम कर रहे हैं। देश के कोने कोने से आज कांग्रेस के तमाम लीडरान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इन तथ्यों को आप सबके सामने, देश की जनता के सामने लाने पर इसीलिए विवश हो गए हैं क्योंकि मीडिया को मैनेज कर लिया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि डर गए हैं प्रधानमंत्री। इतने डर गए हैं 400 पार न आने से, संविधान बदलने के मंसूबे नाकाम होने से, और उसके बाद आज सर्वोच्च न्यायालय की ललकार से और पूरे देश की जो ललकार उनकी तरफ उठ रही है, उससे इतने डर गए हैं कि नेशनल हेराल्ड के केस को फिर से उठा करके केंद्र बिंदु बना दिया है, केंद्र में ले आए हैं, लाइमलाइट में ले आए हैं। पर ये पूरा मसला आखिर है क्या? मैंने आपको बताया कि एजेएल नाम की एक संस्था थी और उस एजेएल नाम की संस्था से ही अखबार चलाए जा रहे थे जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाए। बाद में दशकों तक ये अखबार चलते रहे। स्वतंत्रता मिल गई, संग्राम पूरा हो गया, हम आगे बढ़ चले, देश अग्रसर हुआ तरक्की की ओर, और ऐसा करते करते आ गया 2010 तक। आते आते ये देखा गया कि एजेएल, ये संस्था जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में इतनी बड़ी, इतनी अहम भूमिका निभा रही थी, इसी एजेएल के ऊपर ऐसा संकट आया, ऐसा वित्तीय संकट हो, ऐसे कोई भी सूचक हो, उन सब का संरक्षण करना मेरा, आपका, हम सबका, हमारे प्रधानमंत्री का, इस सरकार का, इस देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। ये जो संस्था थी एजेएल, इसको बचाने के लिए बहुत सारे लोन्स दिए, टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे लोन्स चेक के माध्यम से दिए, और करते करते ये जो लोन का जो अमाउंट था, ये जो लोन की राशि थी, ये 2010 तक आते आते 90 करोड़ पहुंच गई। तो इस 90 करोड़ की जो राशि थी, जो लोन था, जो ऋण था, जिसका डिक्लेरेशन कांग्रेस ने हमेशा अपने कागजों में, अपनी बैलेंस शीट्स में किया, वो इररिकवरेबल हो गया था, उसको चुकाना एजेएल के लिए नामुमकिन हो गया। ऐसे में 2010 में जो है कानूनी सलाह ली गई, 2010 से 12 के बीच में, और कानूनी सलाह लेकर के, जैसा कि हमारा बैंक्रप्सी कोड, जो हमारे कानून है, उनके तहत बताया गया है कि यदि कोई दिवालिया हो जाए, कोई संस्था, और उसके ऋण देने की जो उसका सामर्थ्य है, जो उसकी क्षमता है, वो न रहे, ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हमारे बैंक्स उसी बैंक्रप्सी कोड के तहत आए दिन, हर दिन बहुत सारे लोन्स को
इक्विटी में ट्रांसफर कर देते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे इक्विटी में कन्वर्ट करके उसके शेयर्स के माध्यम से उस लोन को आगे बेच दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो उस समय के सबसे बड़े पदाधिकारी थे, उस समय के सबसे बड़े जो हमारे 4 पदाधिकारी थे, जिसमें सोनिया गांधी जी थी, जिसमें हमारे तत्कालीन कोषाध्यक्ष थे मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी तत्कालीन एआईसीसी महासचिव थे और राहुल गांधी जी जो तत्कालीन एआईसीसी महासचिव थे। ये 4 यंग इंडियन नामक एक संस्था नहीं बनाई गई, उसके शेयर होल्डर्स बने और उस संस्था ने जो है उस ऋण को कन्वर्ट करके इक्विटी में उसके शेयर्स को खरीद लिया एजेएल को बचाए रखने के लिए। ये याद रहे कि एजेएल की आज भी सारी संपत्तियां एजेएल के नाम में हैं। यंग इंडियन को जो बनाया गया वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत बनाया गया और ये सेक्शन 8A की कैटेगरी में आने वाली एक कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसके शेयर धारकों को, जिसके निदेशकों को न कोई सैलरी मिलती है, न कोई वेतन मिलता है, न कोई एजेएल के एसेट्स का कोई रेंट या किराया कुछ मिलता है। तो ये तो रही बात एजेएल और यंग इंडियन के संबंध की। उसके बाद से यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल को चलाया जाता रहा है और इस तरीके से आज भी एजेएल नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करता है, नवजीवन को प्रकाशित करता है और ऑनलाइन बहुत सारी मीडिया की गतिविधियां करता है। अब ऐसे में दोस्तों मैंने आपसे कहा कि सत्य बनाम मिथ्या की ये लड़ाई है और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और बुरी तरह डरे हुए हैं, उनकी पूरी सरकार डरी हुई है। पिछले दिनों देश की गतिविधियां आप सब जानते हैं और उसी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में जाकर के अपना अधिवेशन किया। जब हमारे नेता गुजरात से ललकारे, जब कांग्रेस पार्टी के बबर शेर गुजरात से दहाड़े, तो ऐसे में दिल्ली में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय हैं, दोनों ने अपने अपने जो शस्त्र बना लिए हैं इस देश की संस्थाएं, इस देश के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो उन्होंने अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना लिया है, उसका शस्त्रीकरण कर लिया है। उन शस्त्रों को उन्होंने निकाल छोड़ा और तब हमने देखा कि वहां 9 अप्रैल को हमारा अधिवेशन चल रहा था और यहाँ 9 अप्रैल को केंद्र सरकार ने, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक चार्जशीट दायर की नेशनल हेराल्ड मामले में। तो अब ऐसे में एक जो बड़ी अहम बात सामने आती है वो ये है कि हाल ही में संसद के अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसका सक्सेस रेट क्या है। पिछले 11 वर्षों में ये संसद के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पंकज चौधरी जी, वो संसद के पटल पर उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि आखिरकार कितने मामले हुए और उसमें से कितनों में सफलता मिली। तो विपक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर 193 मामले हुए और उन 193 मामलों में से 2 मामलों में ही केवल हमें जो है सफलता मिली। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2 ही मामले। तो इस बात को देखते हुए आज अगर नेशनल हेराल्ड के केस को देखा जाए, नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो भाजपा के ध्यान भटकाने का, बरगलाने का, इस देश की जनता को झूठ फैलाने का, मीडिया को मैनेज करने का, मीडिया को खुराफाती झूठी जानकारी देने का एक शस्त्र बन गया। जिस पार्टी के नाथूराम गोडसे ने, जिस विचारधारा के नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या उस दौर में की थी, वो हत्या आज भी जारी है। गांधी ने कहा था कि आप मेरे शरीर को मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। तो फिर इन लोगों ने ठान लिया कि गांधी की हत्या को, उनकी विचारधारा की हत्या को हम जारी रखेंगे और वो कैसे जारी रखेंगे कि सत्य के ऊपर बार बार आघात करते रहेंगे। अब देखिए ये मामला शुरू कैसे हुआ था। एक व्यक्ति है सुब्रमण्यम में, उससे पहले वो 2012 में इलेक्शन कमीशन के पास भी जा चुके थे और इलेक्शन कमीशन ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा। उसके बाद 2013 में इन्होंने ये शिकायत दोबारा से की और उस शिकायत के माध्यम से कोर्ट गए। मगर आपको जानकर हैरानी होगी, एक कहावत है हिंदी में, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। तो यहाँ मुद्दई थे सुब्रमण्यम स्वामी जो 2020 में मैदान छोड़कर भागे। अपने ही शिकायत के केस में 2020 में जब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कोर्ट में पेश होते जा रहे थे और कोर्ट को कह रहे थे कि भाई ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस तो दे नहीं रहे, ये कोर्ट की जो कार्य प्रणाली है उसको फॉलो नहीं कर रहे, इन्हें कहा जाए कि केस में इस तरह से विलंब ना करें, जल्दी, इनका ही इंटरेस्ट है जस्टिस का, तो जल्दी से न्याय दिलवाया जाए। ऐसे में वो हाई कोर्ट गए और अपने ही मामले पर स्टे लगवा लिया।
2020 में अपने ही मामले पर स्टे लगवाकर मैदान से भाग गए। आज तक वो मुकदमा ज्यों का त्यों खड़ा है। लेकिन ऐसे में सरकार ने 2021 में ईडी के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराई। अब यहाँ एक और बात गौरतलब है, सरकार ने 2015 में भी ये मामला जो था वो ईडी के हाथों सुपुर्द किया था। ईडी के सुपुर्द किया गया 2015 में। उस समय वहां के निदेशक थे ईडी के निदेशक राजन कटोच जी ने ईडी में अपनी रिपोर्ट फाइल की और इस मामले को रद्द कर दिया, रफा दफा हो गया। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, अगस्त 2015 में राजन कटोच ने नेशनल हेराल्ड को क्लीन चिट दी और सितंबर 2015 में, एक महीने बाद, राजन कटोच जी के हाथ से ये मुकदमा वापस ले लिया गया। और उसके बाद उनके साथ और जो घटा वो तो आपको अशोक लवासा का भी फेट याद होगा। तो इसलिए इस प्रकार से दोस्तों ये जो मामला है, ना इसमें मनी है, ना इसमें लॉन्ड्रिंग है, ना इसमें कोई लेन देन हुआ, ना इसमें कोई क्राइम हुआ। लेकिन ये जो सरकार है आज देश को बदला के ये बताने पे आमादा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी है। सबसे बड़ी अफवाह, पहली अफवाह, जिस प्रॉपर्टी की बात, नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी की बात, अचल संपत्तियों की बात होती है, उस प्रॉपर्टी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर ही आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस प्रॉपर्टी का आकलन करके 413 करोड़ कुल उसकी कीमत बताई है, जिसमें से मैंने पहले आपको बताया एक ही प्रॉपर्टी लखनऊ में ऐसी है जो की तो खड़ी है, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बाकी सब प्रॉपर्टीज के ऊपर शर्त लागू है, प्रतिबंध लागू। ऐसे में आप फिर ये देखिए कि क्या ये कोई नई बात है, जिस तरह से जो एजेएल ने अपने लोन को इक्विटी में ट्रांसफर करके आगे यंग इंडियन को दे दिया। एजेएल के पहले से 700 शेयर धारक थे। एक दूसरी अफवाह जो भाजपा उड़ाती है कि हजारों शेयर धारक थे, वो हजारों शेयर धारकों को नकार दिया गया, उनसे बात नहीं की गई। जी नहीं, 700 शेयर धारक थे और 701वां शेयर धारक बना यंग इंडियन, और यंग इंडियन ने आकर के आगे उसी की गतिविधियों को जारी रखा। तो ऐसे में ये जो इस तरह से कन्वर्शन किया गया, क्या ये पहली बार हुआ है? मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहती हूँ। रुचि सोया एक कंपनी हुआ करती थी, जिसे बाबा रामदेव की कंपनी ने किसी तरीके से कन्वर्ट करके, इक्विटी में कन्वर्ट करके उसके शेयर्स के माध्यम से उसका लोन खरीदा, क्योंकि उसका लोन भी अवेलेबल हुआ। और दूसरा उदाहरण हाल का उदाहरण है। दूसरा जो उदाहरण है ये वोडाफोन का उदाहरण है। आपको याद होगा कि हाल ही में मोदी सरकार ने वोडाफोन का 36,000 करोड़ रुपए माफ किया था ऋण, क्योंकि इनरिकवरेबल हो गया था और फिर उसका स्वामित्व अपने हाथ बल्कि 48.99% यानी लगभग 49% हो गई। तो ऐसे में ये जो सारे काल्पनिक झूठ, ये जो सारी काल्पनिक बातें इस देश से भाजपा कर रही है और कह रही है, इसे हम सिर्फ राहुल गांधी का डर ना माने तो और क्या माने। क्योंकि प्रधानमंत्री यदि किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से डरते हैं। और क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष आपको याद होगा, जब संविधान के सामने झुकने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया था नरेंद्र मोदी जी को, उस समय संसद में अपना पहला भाषण देते हुए राहुल गांधी जी हमारे नेता ने अभय मुद्रा, जो कांग्रेस का चिन्ह भी है, ये अभय मुद्रा दिखाई थी और ये बताया था कि डरो मत। सरकार से भी कहा था और इस देश के एक नागरिक से भी कि डरो मत, ये कांग्रेस है। अभय मुद्रा, ये अभय मुद्रा ही कांग्रेस है। न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है, न कांग्रेस इनके मंसूबों को कामयाब होने वाली है। जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों के सैकड़ों सालों के शासन को इस देश से खदेड़ दिया, उसके आगे ये जो नए नए ताना बने हैं, इनकी कोई बिसात नहीं। तो इसलिए आज आप सबके माध्यम से हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य जीतेगा और हमेशा की तरह झूठ हारेगा। हम डटे हैं, हम खड़े हैं, हम सच को आपके सामने तब तक लाते रहेंगे जब तक भाजपा का मीडिया मैनेजमेंट, जब तक भाजपा का प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट गोएबेलियन हिटलर के अंदाज में, जो एक उन्होंने तो झूठ की प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री ही बना दी थी, यहाँ वो अघोषित मिनिस्ट्री है, जब तक उस अंदाज में यहाँ पर ये नहीं रुक जाता तब तक हम डटे रहेंगे। अब आपके प्रश्न।
सारा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपसे हम नोट भी शेयर करेंगे। आप लोग के पास কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন প্রশ্ন ম্যাডামকে। করো। अभी 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 करो। मुर्शिदाबाद का जो सिचुएशन है, अभी इसके ऊपर ये जो नेशनल हेराल्ड ন্যাশনাল হেরাল্ডের উপরে कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस पर प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। कांग्रेस इसको किस तरह से कॉम्बैट करेगी, जिस तरह से आपने बोला कि फॉल्सूड और एक कैंपेन जो कर रहा है कांग्रेस, इसको किस तरह से? सत्य को जिस प्रकार से टैकल किया जाता है उसी प्रकार से हम इसे टैकल कर रहे हैं, और हमने कहा कि जो झूठ का अंधकार है उसको हम रहने नहीं देंगे और सत्य के प्रकाश को हम पहुंचा कर रहेंगे। हमने आपको बताया कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी तो मुकदमा लड़ ही रहे और वो मुकदमा स्टे लगवाया उसके ऊपर, उसके जो शिकायतकर्ता थे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने। तो इसलिए हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ, क्योंकि सत्य की विरासत वाली पार्टी है, गांधी के मूल्यों वाली पार्टी है, तो इसलिए हम बड़े धैर्य के साथ, सत्य के साथ सत्याग्रह करते हैं और सत्याग्रह ही हमारा लक्ष्य है। मैडम, बीजेपी का कहना है कि देश का चौथा जो स्तंभ मीडिया को माना जाता है, वो मीडिया को जो है स्कैम करने की कोशिश किया गया है, और जो अभी मीडिया गोदी मीडिया की बात कहा जाता है वो तो पहले से ही ये चल रहा था, क्योंकि नेशनल हेराल्ड जैसे संस्था या प्रतिष्ठान, मीडिया हाउस जो भी है, इसको अपने वश में कर लिया था कांग्रेस ने। ये तो अगर भाजपा ऐसा मान रही है कि मीडिया के ऊपर आज जोर है, तो कह ही रहे हैं कि भाजपा का जोर है मीडिया के ऊपर, और हम तो बता ही रहे हैं कि 2002 के बाद ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं स्वीकार किया था कि मैं अगर कुछ अलग कर सकता, मैं if I could do anything differently, it would be manage the media. These are Prime Minister Modi's words. तो वही वो कर रहे हैं, मीडिया मैनेज कर रहे हैं। उनके पूंजीपति मित्रों के माध्यम से उन्होंने तमाम बड़े चैनल खरीद लिए हैं, उन चैनलों के पत्रकारों का आज क्या हश्र है वो भी सब जानते हैं। तो इसलिए ये मीडिया मैनेज जो है ये भाजपा का तरीका है। कांग्रेस ने, चाहे वो कांग्रेस का दौर रहा हो या आज हम विपक्ष में, कांग्रेस ने सदैव मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान किया है और वही हमारा तरीका है। इंडिया ब्लॉक में जो आपका जो एलाइज है, वो जो पार्टीज है, रीजनल पार्टी स्पेशली, तो ये लोग भी क्या आप बोलेंगे कि स्टेट में जो जहाँ पे है वहाँ पे भी इसको लेके कैंपेन करें या लोगों के पास जाए? किसको लेके? जो इशू को लेके, जो स्कैम के बारे में, जो ये जो नेशनल हेराल्ड का जो इशू है, इंडिया ब्लॉक के जो पार्टनर्स है आप लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे या वो अलग अलग स्टेट्स में भी इसको लेके? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टांस क्लियर है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी सदैव सत्य की लड़ाई में, चाहे वो हमारी अपनी लड़ाई रही हो या चुनावों के दौर में आपने देखा था किस तरह मुख्यमंत्रियों को धर लिया गया था और इस तरीके से जेल में डाल दिया गया था। उस समय एक माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के जो थे अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी जी की तरफ जो है उन्हीं के कंधे की तरफ झुकी हुई थी, ये तो सर्वविदित है। तो कांग्रेस पार्टी सत्य जहां भी होगा वहां खड़ी रहेगी, और कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी हैं, ये लोकतंत्र है, उनका अपना विषय है, उनकी विषय वस्तु है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के प्रोटेस्ट करना चाहे या नहीं, लेकिन हम ऐसा आह्वान न किसी से कर रहे हैं। আর প্রশ্ন, অনেক কোশ্চেন বেঙ্গল নিয়ে। ব্যাপার হচ্ছে যে আজকের ইস্যুটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ন্যাশনাল হেরাল্ডকে কেন্দ্র করে আমাদের নেতৃত্ব সব জায়গাতে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনাটা তুলে ধরছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে বেঙ্গল ইস্যুতে আপনারা প্রস্তুত করতে পারেন, উনি যদি পারেন দিতে দিবেন, আর অর্ধেকটা আমি দাদা পর্যন্ত যে 26,000 চাকরি প্রার্থী, হ্যাঁ এখনো পর্যন্ত তারা রাস্তায় নেমে আছে, সারা রাত ধরে তারা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়েছে। কি বলবেন, আপনারা কিভাবে দেখছেন? এই ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির স্ট্যান্ড খুব পরিষ্কার। 26,000 চাকরি প্রার্থীর জীবন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ছেলে খেলামি হচ্ছে, আজকে একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমরা মনে করি রাজ্য সরকার ইচ্ছে করলেই তারা প্রকৃত তালিকা সৎ এবং অসৎ, যেটাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলছে এবং সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছে,
রাজ্য সরকার চাইলেই ব্যাপারটাকে মিটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু রাজ্য সরকার চাইছে 2026 পর্যন্ত এই ইস্যুটাকে ঝুলিয়ে রেখে কেন্দ্র রাজ্য তু ম্যামে করতে। আমরা চাই 26,000 চাকরির মধ্যে যারা প্রকৃত সত্য তাদের চাকরি ফেরত হোক, আর যারা জালিয়াতি করে নিয়েছে তাদের চাকরি চলে যায়। এটা कांग्रेस पार्टी स्टैंड। जो वाला 26,000 नौकरी चला गया टीचर लोगों का, किसी के बारे में उसमें कि हम तो चाहते हैं कि जेन्युइन है उसको रहने दो, जो जेन्युइन नहीं है उसको जाने दो। ओके